हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। होम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पार्ट 3, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियोज़ में मैंने आपको पढ़ाया है आदिकाल और भक्तिकाल। अब मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को रीतिकाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा रीतिकाल, राइट। चलिए उससे पहले हम आपको एक जानकारी देते हैं। 1 मिनट, देखिए 1 मिनट आप रुकिए। सबसे पहले आप रीतिकाल का समय, रीतिकाल का जो समय था वो सन 1700 से 1900 संवत तक था। कब तक? 1900 तक, राइट। ये अब आप सेकंड क्वेश्चन ये समझिए कि रीतिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है। ओके, ये देखिए पहला हो गया रीतिकाल। अब आप सेकंड समझेंगे कि इसके नाम भी होते हैं, तो कई सारे नाम हैं इसके। ओके, तो अब दूसरा नाम ये देखिए श्रृंगार काल। रीतिकाल को हम लोग श्रृंगार काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार काल। थर्ड देखिए, थर्ड है उत्तर मध्यकाल। कौन सा? उत्तर मध्यकाल। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है अलंकृत काल। अलंकृत काल दिख रहा है आप लोगों को? चलिए अब आप ये बताइए, पहले जो रीतिकाल नाम था वो रीतिकाल किसने दिया था? तो रीतिकाल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, हिंदी साहित्य में उनका कितना बड़ा स्थान था, राइट। और ये जो श्रृंगार काल था ये दिया था आचार्य विश्वनाथ जी ने, इसका नाम रीतिकाल का। ओके, और चौथे थे अलंकृत काल। इसका नाम किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने। किसने? मिश्र बंधुओं ने। ये 3 भाई थे, तो इन्हीं वजह से इन्हें मिश्र बंधु कहा जाता था। ओके, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम आपको इसकी परिभाषा बताएंगे। इसको रख कर लें। 1 मिनट, इसकी परिभाषा आप लोगों को दिखा रहे हैं हम। दिख रहा है आप लोगों को? तो इसकी आप लोगों को डेफिनेशन याद रखनी है। क्या रखनी है? रीतिकाल का जो समय था वो सन, हमने आपको पहले बताया, 1700 से 1900 तक का रहा है। ओके, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, इन्होंने इस काल का क्या किया था? काव्यगत रीतिबद्धता की मूल प्रवृत्ति के कारण इसे रीतिकाल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्योंकि रीतिकाल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ओके, तो इसकी इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि इस काल की जो काव्यगत रीतिबद्धता, मतलब जो रीति से बंधे हुए थे, रीति से जो लोग बंधे हुए थे, उसे हम लोग रीतिकाल कहते थे। मूल प्रवृत्ति के कारण, जो मूल प्रवृत्ति क्या हो गई? रीति से बंधे हुए, उसको हम लोग रीतिकाल कहते थे। और मैंने आपको अभी पहले बताया कि इसके कई सारे नाम है रीतिकाल के, जिसमें लिखा कि इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है, अलंकृत काल भी कहा जाता है। ओके, अब ये देखिए, अब आप, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। लेकिन आप सोचेंगे कि चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वगैरह जो थे वो आखिर इसमें था क्या? तो इसमें क्या किया था कवियों ने कि ये लोग क्या लिखा करते थे कि इसमें जो रीतिबद्ध है, रीतिबद्ध का मतलब क्या होता था? जो एक ही चीज से बंधे हुए होते थे। जैसे जो एक कवि करता था वही सभी कवि करते थे, कुछ अपना अलग अलग मत नहीं देते थे वो लोग। जैसे उस समय क्या लिखा करते थे? नारी चित्रण, ये मतलब लिखते ही रहते थे। नारी चित्रण का मतलब उनका, उनके श्रृंगार का वर्णन, वो क्या पहनती हैं, किस तरीके से तैयार, ये वाला श्रृंगार, अलंकृत, ये चीजें, भोग विलासिता, अलंकृत, ये वगैरह चीजें, भोग विलासिता और ऐशो आराम का वर्णन, ऋतुओं का वर्णन, ये चीजें सब दिखाई जाती थी इस काल के कवियों के द्वारा। चलिए
अब क्या देखना है आपको कि जो रीति काल थे उनको कितने भागों में बांटा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। कितने भागों में? 3 भागों में। वो मैंने आपको नाम भी बता दिए। ओके, अब इसका हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। चलिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए, पहले मैंने आपको बताया था कौन सा था? रीतिबद्ध, पहला वाला। ठीक है, अब रीतिबद्ध में क्या है? इस धारा के कवियों ने अलंकार नायिका के भेद लक्षण एवं उदाहरण के साथ काव्य की रचना की एक प्रमुख रचना की। यहाँ तक इसके प्रमुख कवि कौन से थे? ये देखिए, केशवदास, पद्माकर, मतीराम। ठीक है, इनका कहने का मतलब क्या हुआ? हमने आपको पहले बताया कि इसमें इस काल के कवियों ने किस चीज का वर्णन किया है? नारी चित्रण। ठीक है, नारी चित्रण का वर्णन किया। और दूसरा क्या चीज किया था? श्रृंगार का। मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि जो इस काल के कवि थे, इन्होंने नायिका के, मतलब जो नायिका किसको कहते हैं? दुल्हन को, उसके श्रृंगार का वर्णन किया है, उसके लक्षण का, पहनावे का, इस चीज का वर्णन किया है। तो आपको ये बस याद रखना है। और फिर ये साहित्य, तो आपको भाषा याद रखनी पड़ेगी किससे, लेकिन आपको मेन मुद्दा जो समझने का है वो आपको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया कि इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में सिर्फ कवि पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको इसमें स्पष्ट बताया कि केशवदास, पद्माकर और मतीराम, ये आपको 3 कवि याद रखने पड़ेंगे। ओके, रफ कर ले इसको। अब आपको दूसरा क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है? रीति सिद्ध। ये है रीति सिद्ध, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर ये देखिए, रीति सिद्ध में अब आपको क्या करना है? इस धारा में वे कवि हैं जो लक्षण और उदाहरण की पद्धति नहीं अपनाते, लेकिन रचना करते हैं। कहने का अर्थ इनका क्या हुआ कि जो रीति क्या मतलब था इनका? जो रीतिबद्ध में थे वो नायिका का वर्णन करते थे, श्रृंगार का वगैरह का, लेकिन जो इस काल के कवि थे, रीति सिद्ध के थे जो कवि माने जाते थे, वो कर तो नहीं रहे थे वर्णन, लेकिन उनके साथ खड़े हुए थे। मतलब ये कहने का अर्थात कि वो साथ रहे हैं, कि इसकी पुष्टि की जा सकती है कि हम रीति सिद्ध के कवि हैं। ओके, तो इसमें आपको क्या याद रखना है? सिर्फ कि ये बिहारी जी इसके कवि हैं, और इसमें इन्होंने जो उस टाइम पे जो रचनाएं लिखी जाती थी या लिखने का चलन था, तो उसमें वो केवल साथ खड़े रहे उनके, उन्होंने उसका वही किया नहीं। और एक चीज और इसमें आप याद रखेंगे, ऋतु ऋतु का इन्होंने बहुत ऋतु वर्णन, मतलब प्रकृति, इसका बहुत ज्यादा वर्णन किया है। मतलब कि ये लोग कुछ ज्यादा आडंबर के रूप में नहीं पढ़े। ओके, इन्होंने सीधा सीधा इससे याद रखा कि प्रकृति चित्रण का हमें वर्णन करना है, और रीतिबद्ध के जो कवि थे उनके साथ थोड़ी बहुत खड़े रहे या साथ देते रहे, बस अपन को ये याद रखना है इनका। ओके, बस चलिए इसको साफ कर दें। चलिए, ये देखिए अब क्या आता है? रीति मुक्त आ रहा है। रीति मुक्त, तो अब आपको इससे नाम से ही पता चल रहा होगा, रीति मुक्त यानी कि मुक्त क्या होता है? आजाद। इनके पास कोई बंधन नहीं था। जो पहले आप लोगों ने पढ़ी रीतिबद्ध मतलब बंधे होना, बद्ध का मतलब होता है बंधा होना, और सिद्ध का मतलब क्या हो जाएगा? सिद्ध मतलब इनके साथ देना, सिद्ध मतलब साथ देना। ये जो क्या थे बद्ध वाले, ये रीति जो चलन थी वो उसका साथ देते थे, ये थोड़ी बहुत देते थे, नाम मात्र के बराबर। लेकिन जो रीति मुक्त कवि थी, ये वाले रीति मुक्त, ये चलन से बाहर, जो उस टाइम पे जो लिखा जाता था वो नहीं करते थे। उनके मन में जो उनकी कल्पना कहती थी या उनका जो ज्ञान कहता था, वो लोग लिखा करते थे। ओके, तो आपको तीनों की अंतर पता चल गया। आपको क्या करना है इस चीज में? जैसे कि हमने आपको रीति सिद्ध में बताया था ऋतु वर्णन, उसमें आपको क्या याद रखना था कि ऋतु वर्णन इन्होंने जरूर किया है, ऋतु वर्णन। और इसमें आपको रीति मुक्त में क्या याद रखना है? इसमें वियोग एवं प्रेम का वर्णन है, क्योंकि वो तो आपको याद रखना ही रखना है।
लेकिन आप इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे, इसमें वियोग एवं प्रेम का वर्णन। फर्स्ट वाले में क्या था, संयोग श्रृंगार था, आपने श्रृंगार पढ़े होंगे, तो संयोग श्रृंगार होता है और वियोग श्रृंगार होता है, तो वो तो था ही उसमें, लेकिन इसमें इन्होंने वियोग का प्रयोग किया है कि अलग होना। वियोग का मतलब क्या होता है, अलग होना, राइट। अब देखिए इनके कवि क्या थे, कौन कौन से थे। इनके कवि थे घनानंद, आलम तथा बोधा, ये इनके कवि थे। तो ये आपको कवि भी बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हर किसी की भी डेफिनेशन हो आपको सिर्फ रचना याद रखनी पड़ेगी, और डेफिनेशन तो याद रखनी है, लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक नंबर के लिए आप लोगों को ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ इसकी रचनाएं कवि ये ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रखने पड़ेंगे। ओके, चलिए तो साफ कर दें। अब देखिए इसको हम आगे आपको कवियों के बारे में बता रहे हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर, 1 मिनट 1 मिनट रुकिए। अब दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। ये देखिए पहले कौन से कवि हैं, केशवदास, दूसरे मतीराम, तीसरे भरत भूषण अग्रवाल, ये उनका पूरा नाम है, यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा है। फिर 4 बिहारी जी, 5वें सेनापति जी। अब देखिए केशवदास जी की रामचंद्रिका बहुत फेमस है, आप लोगों ने कई बार पढ़ी हुई। रसिक क्रियाएं, फिर मतीराम जी की रसराज, ललिम ललाभ, ठीक है। भरत भूषण अग्रवाल का छत्रसाल का स्वर्ण वर्णन, बिहारी जी की बिहारी सत्य, ये भी बहुत इनकी फेमस है, फेमस रचना है इनकी। रसिका 1 मिनट, सेनापति जी की ऋतु वर्णन, जैसे कि हमने आपको बताया कि ऋतु सिद्धम के जो कवि थे इनके ऋतु वर्णन हुआ था, राइट। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम याद कैसे रखें, क्योंकि बहुत सारे कवि हो जाते हैं। तो ये मैंने वही लिखा है, रीति से मतलब रीतिकाल, जो रीतिकाल था ये रीति हो जाएगा, से मतलब सेनापति, भिकारी यानी भरत भूषण अग्रवाल, ओके, की मतलब केशवदास, केशवदास, ठीक है। या अपन लोग यहाँ से भी सा याद रख सकते हैं या सेना से भी याद रख सकते हैं, ओके। बिहारी दास से बिहारी जी याद हो जाएगा। भूख से क्या याद रखेंगे, भूषण, ठीक है। तो ये अपन लोगों को 4 याद हो गई। अब आपकी बची सिर्फ केशवदास वाली, तो आपको 4 लिखने के लिए आया करती हैं, तो वो हमने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया था रसिक क्रियाएं, सॉरी प्रिया है, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, ये है यहाँ पर, कोई दिक्कत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको अंतर रीतिबद्ध और रीति मुक्त में, दिख रहा है आप लोगों को। अब देखिए आप नाम से समझिए, रीतिबद्ध का मतलब बंधा हुआ होना, रीति से, रीति का मतलब रीति रिवाज जो अपन लोगों के यहाँ माने जाते हैं इंडियन कल्चर में, ओके। रीति मुक्त, रीति का रीति रिवाज तो है लेकिन वो मुक्त है, इसमें वो बंधा हुआ है, यहीं से अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए तो वो क्या कह रहा है, इस काव्य में, इस कविता में काव्य शास्त्री के मतलब शास्त्र के आधार पर, शास्त्र के आधार पर लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं, शास्त्री नहीं है शास्त्र है, शास्त्र के आधार पर लक्षण ग्रंथ लिखे गए, ओके। और इसमें क्या कह रहा है, क्योंकि वो लक्षण ग्रंथ कब लिखे जाते हैं, शास्त्र कब मानते हैं, जब वो रीति मतलब बड़े बुजुर्गों से, पंडितों से, जब वो इस चीज में बंधाई है तो यही चीज आएंगी, लेकिन जो इन चीज मुक्त है तो इसमें स्पष्ट है कोई ग्रंथ है ही नहीं है, कोई ग्रंथ लिखे ही नहीं गए लोग, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो ये है ग्रंथ, तो आपको इसमें याद रखना है कि ये शास्त्र ग्रंथ के आधार पर लिखे जाते थे, ये इसमें कोई ग्रंथ था ही नहीं, ठीक है। ये बद्ध और मुक्त से आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आया, चलिए पहला पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि बद्ध मतलब होता है बंधा हुआ होना, ओके। और मुक्त का क्या हो जाएगा, फ्री, मतलब वो किसी उसमें वर्णन नहीं है उसका। चलिए अब दूसरा देख लेंगे,
इस कविता में नायिका के नक्शिक का वर्णन होता है तथा ऋतु वर्णन। मैंने आपको सेकंड वाले में बताया था, जहाँ पर 1 मिनट रुकिए, ये देखिए मैंने रीति सिद्ध में आप लोगों को बताया था कि इसमें ऋतु का वर्णन किया था। सॉरी, इस वाले में बताया था मैंने कि ऋतु का वर्णन इन्हीं के कवियों ने किया था। ओके, तो चलिए, तो ऋतु वर्णन हो गया इसका। तो आपको ये याद रहेगा कि इसमें नायिका की नक्शिक का मतलब सर से लेके पैर तक का वर्णन। नक्शिक का मतलब सर से लेके पैर तक का इन्होंने वर्णन किया है इस काल के कवियों ने। किस काल के कवियों ने? ये हैं रीतिबद्ध की। ओके, चलिए। और रीति मुक्त की, इनमें स्वच्छंद प्रेम की गाथा का वर्णन किया है। मतलब ये फ्री थे, इन्हें जो अच्छा लगता था, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन आपको बताई थी कि ये अपने हिसाब से काम करते थे, जो इन्हें अच्छा लगता था सिर्फ ये वही करते थे। कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरे मैंने आप लोगों को कहे थे कि आप कभी याद रखिएगा सबके। रुकिए, यहाँ पे आपको कवि दिख रहे हैं, ये देखिए। इस कविता के प्रमुख कवि कौन से थे? केशवदास जी और पद्माकर। मैंने आपको टिक भी लगाए थे उसमें। और इस काल के कवि घनानंद जी और बोधा जी। और जो रीति सिद्ध के थे वो सिर्फ थे बिहारी जी, उनका सिर्फ एक ही कवि था, राइट। और इसमें दो दो तीन तीन कवि थे। तो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया था केशवदास और पद्माकर, इसकी घनानंद और बोधा जी। ओके, चलिए आपके अंतर हो गए कंप्लीट। अब आपकी बचती हैं रीति काल की विशेषताएं, वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रही होंगी रीति काल की विशेषताएं। दिख रही है आपको रीति काल की विशेषताएं? अब देखिए, सांसारिक सुख की प्रधानता। मैंने आपको पहले ही जहाँ पे रीति काल स्टार्ट हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि रीति काल 1 मिनट, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सिर्फ सांसारिक भोग, श्रृंगार 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 श्रृंगारिता का वर्णन, अलंकारिता का वर्णन, नारी की श्रृंगार का वर्णन, ये सब चीज़ होता था। ऐश्वर्य का वर्णन मतलब सुख सुविधाओं का। तो ये तो उस वाले से पॉइंट से मैच हो जाती कि इसकी प्रधानता है इस काल में। अब देखिए मुक्तक काव्य, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया है रीति मुक्त। कौन सा पॉइंट बताया था? रीति मुक्त। जब मुक्त ही है वो, तो मुक्तक काव्य तो इसमें होगा ही, रीति काल की प्रधानता। जब मुक्तक काव्य होगा तो रीति काल की प्रधानता होगी इसमें, ठीक है। तो ये आपका 2 पॉइंट यहाँ से निपट गए, ठीक है। अब मैंने आपको जब पूरे का वर्णन, रीति काल का मतलब क्या था? श्रृंगार, क्योंकि उसका नाम भी श्रृंगार काल है रीति काल का। नक्शिक से जो आपने अंतर पढ़ा था, 1 मिनट देखिए, ये देखिए नक्शिक का वर्णन है इसमें, है कि नहीं है? रीतिबद्ध में। तो ये बस आपको वहीं से याद रखना है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट भी अपना वहीं से आ गया कि श्रृंगार का नक्शिक का वर्णन। अब नायिका मैंने आपको बताया था दुल्हन होती है। नायिका मतलब जो आपको रीतिबद्ध में बताया था कि इसमें नायिका की भेदभाव, भेद लक्षण एवं उदाहरण के साथ रचना की जाती है। तो इसमें इन्होंने नायिका का वर्णन किया। वर्णन क्या करते हैं नायिका का? दुल्हन का मतलब कि उसके श्रृंगार, पहनावे, चाल चलन, इस चीज का वर्णन किया। तो ये अपना उससे ही हो गया। अब प्रकृति चित्रण भी मैंने आपको बताया था, ये देखिए प्रकृति चित्रण यहाँ पर था ना, ये देखिए ऋतु वर्णन है, यानी ऋतु वर्णन का मतलब होता है मौसम के आधार पर। प्रकृति चित्रण होना प्राकृतिक, एक ही चीज है, वो समझने वाली चीज है कि प्रकृति चित्रण, ऋतु वर्णन। चलिए, तो ये आपके 5 विशेषताएं हुई। अब एक चीज और समझिए आपको क्या करना है इसमें। जो हमने आपको ये चीजें बताई हैं, तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है आपको अच्छी तरीके से। जैसे हमने आपको एक एक पॉइंट बताए हैं कि सांसारिक सुख की प्रधानता, तो आपको इसकी हेडिंग बस बना लेनी है। पहला नंबर आप लोग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे सांसारिक सुख की प्रधानता, फिर आप लोगों ने डैश लगाया, फिर आप लोग इसके बगल में लिख देंगे रीति काल में सांसारिक रीति, आप ऐसा लिखेंगे रीति काल में, ठीक है, सांसारिक सुख की प्रधानता होती थी। तो मतलब ये आप लोगों का हेडिंग के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो जिससे क्या है, आप लोगों को मार्क्स में जो आपकी कमी हो जाती वो बिल्कुल कमी नहीं होगी। और आप ऐसी हेडिंग के द्वारा हर एक चीज लिखते जाएंगे तो आपकी कोई भी कमी नहीं होगी। ओके, चलिए, ये आपका रीतिकाल हो गया पूरा। मैंने आपको रीतिकाल जितना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। जितने इम्पोर्टेंट जिससे ऑब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन आते थे मैंने वो भी बता दिया, आपको कवि रचनाएं भी बता दी। तो ये रीतिकाल हो गया आपका पूरा। अब आगे चौथे नंबर का आएगा आधुनिक काल, जो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओके,
चलिए गुड नाइट। इसको साफ किए देते हैं, 1 मिनट आप लोग ये देख लो। चलिए ओके।